Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economics topic, that is chapter 7, Indian Economy Part 1. This is the new chapter of economics now, and Indian economy, I can say we have already learned in the civics chapter, civics part of 9th 10th standard, or you would have heard the name like globalization, privatization, liberalizations, and all such. So Indian economy, this all things also consist or exist. Okay. And Indian economy is something all कि अब तक हम सिर्फ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, राइट? वी आर ट्राइंग टू गेटिंग द टर्म इकोनॉमी, उसका मीनिंग क्या है, उसे कैसे समझे, वी आर डूइंग ऑल सच थिंग. बट नाउ विल गो थ्रू द इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, या इंडियन की इकोनॉमी कैसे ऊपर आई या कैसे नीचे जाती है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट? जिससे इकोनॉमिकल लेवल यानी फाइनेंशियल लेवल कहीं ना कहीं, और वी कैन से डेवलपमेंट का लेवल कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's see the introduction first. India is a country of rich cultural diversity. It is the largest democracy in the world, demonstrating unity among diversity of various languages, caste, creed, religions, cultures, traditions, and so on. We all know about India. ये हम ऐसे में पढ़ते हैं. ये जो लाइंस हमने पढ़ी, वी ऑलवेज राइट इन ऐसे राइटिंग, राइट? कि इंडिया एक रीच कल्चरल डाइवर्सिटी है. देयर आर डाइवर्सिटी मींस द डिफरेंसेस ऑफ कल्चरल, वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंस वी फाउंड. और इंडिया वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, जिसमें हम क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम यूनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम इतने अलग हैं. वी कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? दैट इज कि हम बहुत अलग हैं. यहाँ की जात पात, रिलीजन्स, कास्ट, creed, languages, culture, festives, everything. We have varieties of everything. But even though we are united, though we have such differences, we are united. We represents it, right? Thus, India has a unique identity, and this makes India unique, right? इसने ही इंडिया की यूनिकनेस को एनहेंस किया है. क्यों इंडिया में लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं? बिकॉज इतने सारे कास्ट, इतने सारी लैंग्वेजेस, क्रीड, फेस्टिव, रिलीजन्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही जगह पे? ओके. India was named Bharat in the ancient times after the name of the son of King Dushyant and his queen Shakuntala. Sorry. इंडिया का नाम पहले भारत रखा गया था एंशियंट टाइम में, और ये इसलिए रखा था क्योंकि हम एक किंग दुष्यंत के बेटे का नाम भारत था एंड क्वीन शकुंतला. ओके. द कंट्री वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, और उस वक्त का जो इंडिया था, हम इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, द गोल्डन बर्ड. इतना डेवलप्ड था, डेवलप्ड इन द सेंस दैट एग्रीकल्चरल लेवल वाज सो मच एनहेंस्ड, राइट? सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था. बहुत गोल्ड था इंडिया में, जिसको वी हैव लर्न द हिस्ट्री, राइट? कि उसे बकायदा लूटा गया था इंडिया को. अदरवाइज ये इंडिया, आज का जो इंडिया है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर ऐसा कुछ हिस्ट्रीज में नहीं हुआ होता. सो बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी हमारी, राइट? हम प्रॉस्परस की बात करें तो नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, बट इन एग्रीकल्चरल, इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, इन ट्रेड. फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते थे इंडिया में आने के लिए, इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए. वी हैव सीन दैट डच, पोर्चुगीज, फ्रांस, देन दिस ब्रिटिश, ऐसा कोई कंट्री नहीं था जो इंडिया के साथ बिजनेस करना नहीं चाहता था. यू जस्ट इमेजिन, ब्रिटिशर्स को और कुछ नहीं मिला, इंडिया में आए, इतने साल हम पर रूल किया. क्यों? बिकॉज इट वॉज सच अ प्रॉस्परस कंट्री. हर कोई चाहता था कि इंडिया में आए, इंडिया के साथ हम जुड़े, इंडिया के साथ हम बिजनेस करें. पहले से इंडिया इतना फेमस था. However, the foreigners who came for trade starting ruling over us in order to exploit our rich resources, and thus they ruined our ancient economic and cultural heritage both between 1526 to 1858, that is between the 16th and 19th centuries. The Mughals ruled the entire nation or some regions.
जितने भी एक्चुअली ब्रिटिशर्स तो 1600 में आए थे, उसके पहले भी डच, पोर्चुगीज वो सब हमारे साथ बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। तो जो भी फॉरेनर्स ट्रेड के बहाने आए, कहीं ना कहीं उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, कंट्री को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, हमारी रिच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, हमारे एंशिएंट इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज को रूइंड कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये सब की शुरुआत हुई कुछ 1526 टू 1858 में। जो जो सेंचुरीज का टाइम था, दैट वाज 16th एंड 19th सेंचुरीज। ठीक है, फिर मुगल्स आए, उन्होंने कुछ या तो इंडिया के हमारे एंटायर नेशन में या सम रीजन्स में उन्होंने रूल किया। बिसाइड्स द फ्रेंच, द पोर्चुगीज, द डच आल्सो रूल्ड over some parts of some time, right? उसके बाद फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच भी आए, कहीं ना कहीं उन्होंने भी रूल किया। सी दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री वी आर लर्निंग राइट नाउ, तो ज्यादा डिटेल में आई वॉन्ट गो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न हिस्ट्री वेरी वेल। And finally, the British established their rule over India almost from 1757 to 1947. ठीक है, रूल, एग्जैक्ट रूल उन्होंने तब से शुरू किया, अदरवाइज दे एंटर्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड मेकिंग एंड इट वाज अराउंड 1600 में से शुरू कर दिया था। द पीरियड फ्रॉम 1757 to 1858 is known as the period of East India Company. Raj or rule, as this company of British origin came here to trade but also established its rule and later from 1858 till the midnight of 14th August 1947 the British established its government in India. So हम कह सकते हैं कि 1757 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला। इसके बाद वी ऑल नो दैट 1857 में राइट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम कहते हैं, ये शुरू हुआ बाय सपॉय म्यूचुनी, जिसमें फर्स्ट मार्टियर हमारे बने मंगल पांडे, राइट। तो सपॉय म्यूचुनी की वजह से ये जो 1857, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जहां पे इंडियंस पहली बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए। उस वक्त के बाद से 14th अगस्त 1947 के मिडनाइट हम कहे कि ब्रिटिश ने अपनी एक गवर्नमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश कर ली। पहले वो रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। ठीक है, अब पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसा था हमारा। The Indian civilization, which is known to have emerged from the influences of the invention of the Aryan tribe and the Indus Valley civilizations, and which is also called the Harappan civilizations, is identified as the ancient age and the remains of this civilization were first found at Harappa and Mohenjo-daro. In Gujarat, we see the remains of Lothal, Dholavira. So this is all we are discussing about civilizations. ठीक है, civilizations की शुरुआत हुई जब आर्यंस यहाँ पे आए। आर्यंस ने इन्वेंशन किया, इन्वेशन यानी जब वो यहाँ पे आके बस गए। सो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडियंस के जो एंसेस्टर्स है दे वर द्रविडियन, राइट, वो द्रविडियन उनके एंसेस्टर्स है। नॉर्थ इंडियंस के आर्यंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम आर्यंस के वंश है। ओके, तो आर्यंस आए अपनी ट्राइब यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारी सिविलाइजेशंस या ट्राइब्स उस वक्त इमर्ज्ड हुई थी वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग, कुछ आर्यंस, कुछ पार्ट इंडिया में आर्यंस, कुछ इंडिया में आए, कुछ कहीं और गए, वैसे द्रविडियंस आए, वैसे बहुत सारी ट्राइब्स आई थी। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, द फेमस सिविलाइजेशन जिसने एंशिएंट एज को आइडेंटिफाइड किया। और बहुत सारे सिविलाइजेशंस की रिमेन्स भी हमें मिले हड़प्पा और मोहनजोदारो से, और इवन गुजरात में भी ऐसे रिमेन्स मिले हमें लोथल और धोलावीरा से। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन गिव्स एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं ये एक सबूत है हमारे लिए, राइट। वी ऑल नो दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन वी कैन से, और मॉडर्नाइजेशन उस वक्त था ऐसा हम कह सकते हैं। उनकी टाउन प्लानिंग, उनका ड्रेनेज प्लानिंग, सी वी हैव लर्न दिस ऑल। ओके, सो ये एक प्रूफ था, ये एक एविडेंस था कि एक तो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्कीम कैसा था, प्रॉस्पेरिटी कैसी थी, उन्होंने अर्बन प्लानिंग किया, तो जो आज भी हम कहीं ना कहीं वी लैक फॉर दिस, राइट, और उनका डेवलपमेंट, दिस इज द प्रूफ कि हमारा कंट्री कितना प्रॉस्परस था।
फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अगर हम अब एक और व्यू पॉइंट से जाए कि इंडिया कितना डेवलप्ड था, कितना प्रॉस्परस था, तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के व्यू पॉइंट से देखें तो इंडिया क्लोथ, मसलिन, जूट, इंडिगो फ्रॉम प्री ब्रिटिश टाइम से ही वो फेमस था। ठीक है, मसलिन के लिए तो वो काफी फेमस था। आपने सुना होगा कि मसलिन इज सच अ सॉफ्ट टाइप ऑफ क्लोथ कि कितना भी बड़ा क्लोथ आप एक छोटी सी रिंग से उसे पूरा निकाल सकते हैं या उसे उसे फोल्ड करके एक मैच बॉक्स में फिट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत फेमस रहा इंडिया। With the British invasion, India got tea plantations, and even today, India is known for her tea exports. British invasion की वजह से हमें टी प्लांटेशन भी शुरू किया, वो भी हमने सीखा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से कि कैसे होता है, और आज भी हम टी एक्सपोर्ट्स करते हैं इंडिया में। असम इज फेमस फॉर इट। ओके, इन अ वे बिफोर दार्जिलिंग असम और वो सारी ईस्ट साइड में टी प्लांटेशन ज्यादा होता है। इन अ वे बिफोर द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज नोन टू हैव बिन रिच इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सिविलाइजेशन। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया सिविलाइजेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर एक लेवल में प्रॉस्परस था। Let us look at some of the important economic aspects of India in the pre-British and ancient time. तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं that is all about pre-British time. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया क्या था, एंशियंट इंडिया क्या था, वो सब हम आज स्टडी करेंगे। सो समवेयर आपको लगेगा कि ये तो हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, बट यस, इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेट्स सी। सो इंडियन हमारा जो एंशियंट इंडिया था वो पहले तो एक स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी कौन से टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस में इंडिया आगे था उस वक्त। तो यूजुअली देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, दैट इज वी कॉल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये मैं बोल रही हूँ इकोनॉमिक की भाषा में। ठीक है, इकोनॉमिक की भाषा में देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल यानी व्हाट टाइप ऑफ वर्क और फंक्शंस वी यूज्ड टू डू। Ancient India was predominantly an agricultural nation. Obviously, हमारी country और even today we call India as an agriculture country. Getting? So पहले से ही हमारी country agricultural nation रहा है, इसीलिए हमारा प्राइमरी सेक्टर गोज टू एग्रीकल्चर। ये हमारी बेसिक नीड है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इकोनॉमी वॉज मेनली रूरल इकोनॉमी, और हमारी उस वक्त की एंशियंट इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन विलेज था, रूरल इकोनॉमी थी। अर्बन इकोनॉमी तो बहुत बाद में आई, अदरवाइज यूजुअली लोग विलेज, इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ विलेज कंट्री क्योंकि विलेज ही विलेज थे पहले। However, some basic industries also existed, and the agricultural and industrial sector were both prosperous. धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी, बेसिक इंडस्ट्रीज भी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एंशियंट इंडिया में भी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही प्रॉस्परस हुए। So let's read out occupational structure. First comes agriculture, or we can say the primary sector of India. हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है? दैट इज एग्रीकल्चर। दैट इज वी कैन से द बेसिक ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट इंडिया के 60%, पहले ये कहा जाता था कि 60% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। आज हालांकि वी हैव नंबर्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ ऑक्यूपेशन, दैट्स वाई अब 60% नहीं रहे, बट पहले 60% वहां पे एंगेज थे। Indian agricultural sector was prosperous and variety of crops were grown. इंडियन एग्रीकल्चरल पहले से प्रॉस्परस था, राइट, और बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स भी ग्रोन होते थे। विलेजेस वर सेल्फ रेलियंट एंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा वर प्रोड्यूस्ड इन द विलेज। इकोनॉमी एज वेल एज cattle rearing and dairy farming were also undertaken. Thus, village life was happy. सो विलेज सेल्फ रिलियंट, आज जैसे हमारा विलेज डिपेंडेबल विलेज है कहीं ना कहीं, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, या वी कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है। पहले का विलेज ऐसा था ही नहीं, बिकॉज पहले कोई टाउन या सिटीज जैसी चीज ही नहीं थी।
विलेज सद्दर थे, वी कैन से सेल्फ रिलियंट थे। वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज खुद पूरी करते थे, जैसे ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ, शूज, ये सब वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे। उसी से विलेज की इकोनॉमी चलती थी, यानी उसी से विलेज की डेवलपमेंट होती थी। इसके अलावा वो कैटल रियरिंग भी करते थे, डेयरी फार्मिंग भी करते थे, राइट। तो विलेज की लाइफ एक हैप्पी लाइफ हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में। सेकेंड कम्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और सेक्टर है कंट्री का, ठीक है। पहला है इंडस्ट्री, सॉरी एग्रीकल्चर। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन राय चौधरी, prior to 19th century, India was a prominent center of some items of manufacturing. India was known for cotton, jute, muslin, wool, idols making, indigo, terracotta, earthenware, etc. Some of these goods were also exported. So ये कुछ हम कह सकते हैं कि हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज की शुरुआत थी। अकॉर्डिंग टू राय चौधरी जो हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास इंडिया एक प्रोमिनेंट सेंटर बन गया था ये सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया फेमस था उसके कॉटन, जूट, मसलिन, वूल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों के लिए, और यहाँ तक कि वो इस चीजों को एक्सपोर्ट भी करते थे। सो वी कैन से एंशिएंट इंडिया में इंडस्ट्रीज वर क्वाइट डेवलप्ड, राइट। देन कम सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी के जो भी आप काम कर रहे हो, इट लीड्स टू सर्विसेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स जॉब, दैट इज अ सर्विस फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, डॉक्टर, तो वो फीस लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ही इज गिविंग अ सर्विस, ओके। तो रेस्ट वट एवर वी कैन से लॉयर एंड वट एवर द services you are giving, that comes into tertiary sector. Even before 600 BC, India had system of minting metal coins. 600 BC से पहले भी इंडिया मेटल कॉइन्स मिंट करता था। मिंट करता यानी मेटल कॉइन्स बनाना। शी हैड अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ टाउन। उस वक्त भी हमारा एक टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था। सेवेज, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिटी अमॉन्ग पीपल बेस्ट था। Because of this, trade in agricultural goods and manufactured goods was prosperous. Evidence of these are found at Lothal. और इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स का जो ट्रेड था या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये दोनों ही प्रॉस्परस थे, और उसके एविडेंस भी हमें गुजरात के लोथल से मिले हैं। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज नेशनल इनकम, या फिर वी कैन से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया की कैसी थी। एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। पहला आया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू हमने देखे 3 सेक्टर्स जिसमें इंडिया की ऑक्यूपेशंस डिवाइड थे, ओके। अब हम देखेंगे कि उस ऑक्यूपेशंस के थ्रू नेशनल इनकम कैसे होती थी, या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ रही थी। According to historian August Madison, India was extremely prosperous with share of 25% of the world wealth during the time of Maurya dynasty. हिस्टोरियन ऑगस्ट मैडिसन कहते हैं कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस था। वो अपना 25% वर्ल्ड के वेल्थ का जो शेयर होता है उतना उसके पास मौर्यन डायनेस्टीज के टाइम पे था। इट मीन्स के वर्ल्ड में 100% है, राइट, तो उसमें से 25% सिर्फ इंडिया दे रही है, इंडिया का था। दिस मच प्रॉस्परस, ओनली कंट्री, वर्ल्ड की इतनी कंट्रीज है उसमें से इंडिया का शेयर 25% वर्ल्ड वेल्थ में आता था मौर्यन डायनेस्टी के वक्त। दिस मच प्रॉस्परस, जो शायद आज भी नहीं है। During this time, most regions of geographical area of present India were under one rule. और इस वक्त बहुत सारे regions या बहुत सारे ऐसे geographical areas जो है वो एक के ही रूल में आते थे, अंडर वन रूल में ही होता था। During the Mughal rule, India commanded almost 90% of the wealth of Southern Asia region, and high taxes and excise were also generated. मुगल रूल के वक्त इंडिया ने अराउंड ऑलमोस्ट 90% का वेल्थ सदर्न एशिया रीजन्स में से कलेक्ट किया था, और हाई टैक्सेस और एक्साइज की वजह से ये जनरेट हुआ था।
ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब आए अराउंड 1700 AD में, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 10 करोड़ पाउंड्स। ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम कितनी थी उस वक्त? 10 करोड़ पाउंड्स एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। फाइन। Actually, the foreigners came to India for her riches only. Thus, the ancient age was a golden age. So, क्योंकि foreigners हमारे इंडिया में आए हमारी richness को देखते हुए ही, right? और इसीलिए हमारे ancient age को कहा जाता था golden age. Okay? इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। चलो, यहाँ एंशियंट इंडिया का टॉपिक फिनिश हुआ। उसमें दो पार्ट्स हमने देखे। वन इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखा, और उसके आधार पे इंडियन नेशनल इनकम क्या थी, या इंडियन इकोनॉमी या उस वक्त की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या थी, वी हैव स्टडीड इट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारी इंडिपेंडेंस के पहले की इंडियन की इकोनॉमी क्या हो गई, कैसी रही। So we are talking the time of British rule. जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में थे तब हमारी इकोनॉमी क्या थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द वेस्टर्न रूल्स। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो वेस्टर्न रूलर्स और आए, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज एंड इंग्लिश, came to India getting attracted by her riches. India and had wealth, rich scriptures and cohesive social set up. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgy, that is copper, bronze, brass and etc. सो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके पहले जितने भी वेस्टर्न रूलर्स आए, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, इंग्लिश, ये सब इंडिया की रिचनेस से अट्रैक्ट होके आए, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होके आए, उनके वेल्थ से, उनके रिच स्क्रिप्चर से, उनके सोशल सेटअप से, इसके अलावा इंडिया के ट्रेड से, जो कॉटन, मसलिन, इंडिगो, स्पाइसेस यानी मसाला, इंडिया के मसाले बहुत फेमस हुआ करते थे और बहुत एक्सपोर्ट होते थे। मेटालर्जी में इंडिया आगे था, जैसे हम कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर्स के वक्त अशोका का जो अशोक स्तंभ हम जो कहते हैं, राइट, उसी को हमने हमारा नेशनल एम्बलम बनाया, तो इसकी वो आज तक वैसे का वैसा है, उसमें कोई रस्ट कुछ भी नहीं आया, तो दैट इज वी कैन से मेटालर्जी ऑफ इंडिया, जो कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास और दूसरे ऐसे मेटल्स में फेमस थे। However, during this time there were conflicts among the foreign rulers also to establish their own power over India, and they used armed power also. तो उस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रही फॉरेन रूलर्स के बीच में, जैसे ब्रिटिशर्स थे, पोर्चुगीज, इंग्लिश, फ्रांस, जो भी यहाँ पे आए थे वो सब हम पर रूल करना चाहते थे कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से वो लोग खुद भी लड़ रहे थे कि कौन इंडिया में पावर जमाएगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने आर्म्ड पावर को भी यूज किया। When the British established dominions, जब ब्रिटिश ने अपना पावर जमा लिया सारे दूसरे फॉरेनर्स को निकाल के, our resources were exploited, तो हमारे जो भी रिसोर्सेस थे, हमारी जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, उसे बहुत तरीके से ruined किया, एक्सप्लॉइट किया, पॉवर्टी इंडिया में बढ़ती गई, हमारी जितनी भी एंशियंट रिचेस थे वो सारे इरोड होने लगे, हमारी जो भी एक रिचनेस थी इंडिया की वो सब खत्म होने लगी, सब कुछ लूटा गया। However, Indian economy also attained the following. यहाँ तक कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी बहुत हद तक कैसी रही, लेट्स सी। सो फर्स्ट कम रेलवे। जैसे ही ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली रेलवे स्टार्ट किए थे, तो वी कैन से रेलवेज आर द गिफ्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। वो अच्छे थे या हमारा डेवलपमेंट करना चाहते थे इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये किया था, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में इश्यू हो रहे थे, उनके वेपन्स और उनके ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही थी, प्लस वो बिजनेस ट्रेड करते थे हमारे साथ, वो करते क्या थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, वहां बनाते थे, फिनिश गुड्स करके उसे यहीं ले आते थे और उसे ही डबल प्राइस में यहाँ पे बेचते थे, तो दोनों तरीके से उनका फायदा था। तो ये इतने ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान किया कि वो रेलवेज फॉर्म करें। ठीक है, सो ब्रिटिश सेटअप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया इंडिया में, एंड विद द फर्स्ट रेल दैट रेन बिटवीन बोरी बंदर, प्रेजेंट डे CST, एंड थाने ऑन 16th April 1853,
पहली ट्रेन जो चली वो बोरीबंदर यानी सीएसटी से चली, आज उसे सीएसटी कहते हैं, और थाने तक गई, और वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। बाय 1947 और हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त तक 1947 में इंडिया हैड रेल नेटवर्क ऑफ 53,000 किलोमीटर्स। इंडिया के पास 53,000 किलोमीटर्स का रेल नेटवर्क था, जो 68 लैक्स पॉपुलेशन को बेनिफिट कर रहा था। So we can say railways are a gift of Britishers. That's true. Okay. फिर आता है रोडवेज। द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। ब्रिटिश ने ये भी क्रिएट किया क्योंकि एज रोड रेलवेज के थ्रू, बट रोडवेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे भी एक अच्छी लेंथ में एक प्रॉपर रोड्स मेंशन और कंस्ट्रक्ट किए। दिस सेटअप द पीडब्ल्यूडी, उन्होंने एक पीडब्ल्यूडी प्लान सेट किया जिसको कहते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसके अंडर में ऐसी बेसिक यूटिलिटीज क्रिएट करना शुरू किया। पीडब्ल्यूडी आज भी है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, सो 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास टोटल 2,78 सॉरी इट्स नॉट 2 लाख 278.420 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स थे। वहां से वो इंक्रीज हुए, yes, I think मैंने मिस्टेक की है, इट्स नॉट पॉइंट, इट्स कॉमा। 2,78,420 किलोमीटर्स के रोड्स थे विच इज इंक्रीज्ड, जहां से इंक्रीज होके हमारे पास अब है 4,47,105 बाय 1943, नॉट अब, 1943 तक इतना डेवलपमेंट हुआ 19th सेंचुरी से 1943 तक का, of which 32% were कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें से 32% पक्का रोड बनाया था, कंक्रीट का, जैसे हाईवेज के रोड होते हैं वैसे बनाए गए थे। 68% थे वो कच्चे रोड्स थे, ठीक है। थर्ड आता है बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स केम इनटू बीइंग in India from 1770, and by 1946 there were more than 700 banks in India. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की शुरुआत हुई अराउंड 1770 से, और उसके बाद 1946 से हमारी कंट्री में 700 बैंक्स थी इंडिया में। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आई, जिसको हम कहते हैं अपेक्स बैंक, आज वो सेटअप हुई थी 1935 में, यानी जब ब्रिटिशर्स थे। ओके, फिर आता है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? सर्टेन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस वर अबॉलिश। बहुत सारी ब्रिटिश रूल ने बहुत सारी गलत ऐसी सोशल प्रैक्टिस या मान्यता या मिथ्स हम में थी कहीं ना कहीं, वो सारी सोशल प्रैक्टिसेस को अबॉलिश किया, जैसे सती सिस्टम थी, चाइल्ड मैरिजेस थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि इफ अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न्स तो उसे मार डालना, जैसे दूध पीती सिस्टम इसको कहते हैं। सती प्रथा हमें पता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता है, एंड सो ऑन। देयर वर सो मेनी सच टाइप्स ऑफ एविल प्रैक्टिसेस वर थी, जो कहीं ना कहीं इट वाज अबॉलिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। ओके, फिर आया एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज। ब्रिटिशर्स के टाइम में वी कैन से एग्रीकल्चर बहुत भुगता है, राइट बहुत रेवेन्यूज लगे चढ़े, या हम कहते हैं कि हम ऐसा कहा जाता है कि फार्मर्स हमेशा कर्जे में ही रहा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ जमींदारी, लैंडलॉर्डशिप एंड अदर एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ये सब हुआ क्योंकि जमींदारी सिस्टम थी ब्रिटिशर्स की और दूसरे एक्ट थे जिसकी वजह से बहुत भुगता हमने। देयर वॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेवरल टाइप्स, और भी बहुत तरीके थे एक्सप्लॉयट करने के, और पॉवर्टी जो है वो इस सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती ही गई। To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of their textile industry. इसके बाद ये होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जिनकी इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में थी, ओके जैसे कॉटन है या ऐसे कुछ भी। सो वो इंडिया में इंडियन फार्मर्स के पास से अबंडेंट में वो ग्रो करवाते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को वही चीज ग्रो करने पर फोर्स करते थे।
तो इंडियन रिवॉल्यूशन हो सके ब्रिटेन में, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो सके, उसकी वजह से वो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे बनवाया जाता था इंडियन फार्मर्स से फोर्सफुली। जैसे वो डिमांड करते थे ज्यादा से ज्यादा इंडिगो ग्रो करे, राइट, सो दैट कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे डेवलप्ड हो। हाउएवर इफ फार्मर्स हैड टेकन अ लोन टू ग्रो इंडिगो, अगर अब फार्मर्स इतना इंडिगो ग्रो करने के लिए लोन भी लेती है एंड इनकर्ड लॉसेस, और अगर वो लॉस देखती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वेव ऑफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जबकि उनके कहने पर रॉ मटेरियल्स ग्रो किए जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लॉस को वेव ऑफ नहीं करती, या उन्होंने जो लोन ली है उसे माफी नहीं देती। Their loans and farmers started incurring and accumulating debts, और farmers कर्जे के नीचे दबता ही जाता है। So this was today for all, right, कि आज हमने कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री पढ़ा। इंडिया की इकोनॉमी की शुरुआत हम अपनी हिस्ट्री से, अपने बेसिक से कर रहे हैं, राइट, कि कहाँ से शुरुआत हुई, पहले इंडिया कैसे था, उसके बाद बीच का एक ऐसा पार्ट आया कि जहाँ पे हमने पॉवर्टी और वो सारी चीजें, जैसे एक सिनेरियो कंप्लीटली चेंज ही हो गया। इसके बाद हम थर्ड फेज देखेंगे, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से अभी तक का। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Okay, up till bye bye, take care all of you, we'll meet in the next lecture, bye.